दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। आज हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की लास्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, जिसमें है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। हमको मेनली चाहिए कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। और डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और अलग अलग तरीके की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला आएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ electricity from solar energy। ठीक, सोलर एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमें सन से मिलती है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है आपका सोलर सेल, ठीक है। दूसरा है आपका सोलर पावर प्लांट। ठीक, अब पहला देखेंगे हम सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है, पहले से बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक, ये पहली चीज क्या करता है, सोलर एनर्जी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, सोलर एनर्जी से डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। अब ये इसके बारे में कुछ और चीजें हैं, जैसे ये जब डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी टाइम पे इसकी एफिशिएंसी थी 0.6%। ठीक, जो बहुत कम थी, इसलिए धीरे धीरे इसका यूज कम होने लगा था। लेकिन 1954 में इसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी, पहुंची 1% तक। और नाउ डेज में, यानी आज के दिनों में, इसकी एफिशिएंसी है 30%। आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस आ गया है। और एफिशिएंसी लगभग सेटिस्फैक्टरी हो गई। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो पहली चीज इसके अंदर होता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमीकंडक्टर या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो मेटलॉइड्स। कौन कौन से ज्यादातर यूज किए जाते हैं, आपके सिलिकॉन और गैलियम। ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम। अब सोलर सेल करता क्या है, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब इसका टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का बढ़ने लगता है, पहले तो ये तो सबको मालूम होगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, और एक चीज, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स का मिक्सचर। ठीक है, एक सिंगल तरीके का नहीं, केवल सिलिकॉन या गैलियम नहीं, उसके साथ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू यूज मिलाते हैं, उसे हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। जब इनका परसेंटेज इंक्रीज होने लगे या टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। ठीक, वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोल्स होते हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ करंट, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस आपका लिया जाता है 5 वोल्ट का, और आपको करंट मिलती है
करंट मिलती है आपको 6 एम्पियर लगभग। ठीक, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, क्या होता है, केवल डायरेक्ट करंट ही आपको मिल सकती है। ठीक, अब जब नंबर ऑफ सोलर सेल इंक्रीज होते हैं इन सीरीज और पैरेलल, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलर पैनल। ठीक है, जो हम लोग ने देखा होगा छतों पे लगा होता है, वो क्या होता है, सोलर पैनल, मतलब सीरीज ऑफ सोलर सेल। फिर सीरीज ऑफ सोलर सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ठीक, बैटरी क्या करती है, स्टोर करती है। सोलर सेल में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, वो डायरेक्टली स्टोर होती है किसमें, बैटरी में जाके। बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगी, फिर जब यूज होगा तो हम उस बैटरी से यूज करेंगे। लेकिन मेन ड्रॉबैक क्या है, आपको डीसी ही मिलती है, लेकिन ज्यादातर घरों में आपने भी देखा होगा जो लाइन आती है करंट की, वो क्या होती है, एसी होती है। तो आप इसको विद एसी यूज नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर और डायरेक्ट कर वो अल्टरनेट करंट फ्रॉम द लाइन ज्यादातर यूज करते हैं। उससे क्या होता है, डिवाइस हार्म हो सकता है। ठीक, और क्या है एडवांटेजेस है इसकी, नो मेंटेनेंस। ठीक, जीरो रनिंग कॉस्ट है इसकी। ठीक है, रनिंग कॉस्ट भी जीरो हो गई, और कोई भी आपका पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता, और आपका लॉन्ग लाइफ होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, पहली वही डीसी प्रोड्यूस करती है, दूसरी क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, और लो एफिशिएंसी है 30% होने के बाद भी। ठीक, लेकिन जैसे जैसे इस पे इन्वेंशन चल रही है, वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। आज नहीं तो कल पूरा इंडिया जो है सोलर एनर्जी पे ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा सोलर पावर प्लांट की तरफ। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट इस ये वर्क कैसे करता है, ये जो है आपका डायरेक्टली एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक, इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करता है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है, एक बड़ा सा कॉन्केव रिफ्लेक्टर होता है। ठीक, सोलर एनर्जी आती है, बहुत दूर से आ रही है, तो मान लेते हैं इनफाइनाइट से। ठीक, ये क्लास 9 में पढ़ रखा है, जब कॉन्केव सरफेस पे आपकी इनफाइनाइट से रेज आती है, तो वो किस पे हो जाती है, कंसंट्रेटेड फोकस पे। ठीक, फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएगी। फिर क्या होता है, फोकस पे आपको क्या रखा रहता है, पाइप्स रखी रहती हैं जिसके अंदर वाटर होता है, ब्लैक कलर की पाइप्स होती हैं। जिसके अंदर क्या होता है, वाटर। ठीक, वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती हैं और इसको हीट करती हैं, इसमें जो वाटर होगा उसको। ठीक, ब्लैक कलर है तो हीट ज्यादा कैप्चर करेगा और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वाटर जल्दी हीट हो जाएगा। जब वाटर हीट होगा तो वो किस स्टेट में जाएगा, स्टीम स्टेट में। ठीक, आगे से कनेक्शन दे देते हैं स्टीम को निकलने के लिए। ठीक, और वो किस में जाती है, आपकी टरबाइन में जाती है, स्टीम टरबाइन में। ठीक, ये आपकी स्टीम टरबाइन हो गई।
ये आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर हो गया। ठीक है, स्टीम टरबाइन जब रोटेट करेगी तो आर्मेचर रोटेट करेगा। आर्मेचर के ऊपर क्या होता है, ये आपका आर्मेचर हो गया, इससे कनेक्टेड होती है टरबाइन, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब वर्किंग कैसे हो रही है, और इसके पीछे आपका कनेक्ट होता है डायनेमो। ठीक, उसके पीछे आपकी बैटरी कनेक्टेड होगी। अब जब टरबाइन रोटेट करेगा, हर जगह ये यूज होने वाला है इसलिए यहां समझ लीजिए, टरबाइन जब रोटेट करेगी तो इसके साथ जो ये आर्मेचर कनेक्टेड है वो रोटेट करेगा। पहली चीज, नॉर्थ और साउथ मिलकर क्या बना रहे होंगे, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम किसी रोटेटिंग मेटल से कट करते हैं तो वहां पे करंट इंड्यूस होती है। ठीक, और वो मिनिमम करंट जाके डायनेमो में जाती है, और वो डायनेमो क्या करता है, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। ठीक, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा के उसको बैटरी में स्टोर कर देता है। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कट होगी तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड इतना नहीं होगा कि जिससे आप कोई वर्क परफॉर्म कर सकें। लेकिन जब उसमें डायनेमो लगा देते हैं, वो क्या कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसको किसकी रेंज में ले आता है, यूज की रेंज में। ठीक, तो ये होती है वर्किंग सोलर पावर प्लांट की। इस तरह डिफरेंट बड़े बड़े कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं और डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग प्रोसेस होती रहती है। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। पहले आप देख लीजिए, ये सोलर एनर्जी आई और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, पहले हीटिंग में, हीट एनर्जी में। फिर वो हीट एनर्जी कन्वर्ट करके फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इसमें इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है, कौन सी, हीट एनर्जी। ठीक है, जहां पे हीट एनर्जी आ गई वहां पे एनर्जी लॉस होने लगता है। तो पहली चीज में क्या है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, सोलर एनर्जी जितनी आई उतनी ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए उतना मुमकिन नहीं है। तो इसकी भी इफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती, आधे ज्यादा एनर्जी हीट एनर्जी में ही कंज्यूम हो जा रही है। तो ये बात हो गई प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। अब देखते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी से कैसे, इसका डायग्राम है। ठीक, ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका। तो पहली चीज यहाँ पे क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। विंड आके इस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये रोटेट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट होगी। शाफ्ट में कनेक्टेड है आपका आर्मेचर, आर्मेचर रोटेट होना शुरू होगा। फिर वही चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो वहां पे क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी।
करंट इंड्यूस होगी तो वो क्या होगी, डायनेमो में जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड हाई होगा और वो जाके बैटरी में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क कौन कर रहा है, जैसे वहां सोलर एनर्जी कर रही थी, यहाँ पे विंड का काम हो रहा है। वो क्या कर रही है, पहली चीज इसमें पहली और आखिरी चीज जो रोटेट हो रही है अपने दम पे वो क्या है, ब्लेड है। ठीक, ब्लेड जैसे ही रोटेट होना शुरू होगी वैसे ही यहाँ पे आर्मेचर और शाफ्ट भी जो उससे कनेक्टेड है रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। इस हिसाब से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके एडवांटेज क्या क्या है, फिर वही नो पॉल्यूशन, ठीक, और इसकी इफिशिएंसी भी है कम, लेकिन सोलर एनर्जी से थोड़ी अच्छी है। ठीक है, और ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड कभी चलना बंद नहीं होगी, जिससे ये क्या है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी। लिमिटेशंस भी है इसकी। ठीक है, इसको केवल कहां लगा सकते हैं, कोस्टल एरियाज में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, स्पीड ऑफ विंड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं कितनी ज्यादा स्पीड है, इतनी स्पीड क्यों, इसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, तो वो उसको रोटेट करने के लिए मिनिमम इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और हमेशा इतनी स्पीड से विंड नहीं फ्लो करती, इसलिए बहुत कम बार इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, और क्या है, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट लगाने के लिए आपको लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये हो गई विंड के बाद। विंड के बाद हम चलते हैं किस पे, हाइड्रो पे। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि हाइड्रो एनर्जी तब इंड्यूस होगी जब वाटर रनिंग में होगा। ठीक है, वाटर रनिंग में होगा। अब वाटर को रनिंग पे लाया भी जा सकता है और वाटर क्या हो सकता है, रनिंग में हो भी सकता है। ठीक, झरने वगैरह में वाटर रनिंग में होता है, लेकिन वाटर रनिंग में लाया कहाँ जाता है, डैम्स वगैरह, हाई स्टोर, ऊंचे पे स्टोर करके उसको नीचे जब फ्लो कराएंगे तो उसमें अपने आप पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। इसका फिगर होता है ठीक, ऐसा कुछ फिगर होता है इसमें। अब क्या करते हैं, पहले तो वाटर हाई थोड़ी ऊंचाई पे स्टोर किया जाता है जिससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस हो पाए, फिर जिसका हम कन्वर्जन करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ये स्टोरेज किसी भी तरह हो सकता है, बारिश का पानी स्टोर किया जा सकता है, रनिंग वाटर को रोक दिया जा सकता है, या फिर मोटर से हम हाई जैसे टंकियां अपने घर में भरते हैं उस तरह किया जा सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसके, ठीक, कोई जरूरी नहीं। पहली चीज, अब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इसमें इंड्यूस हो गई, तो इसको क्या करते हैं, सीधा टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन पे गिराते हैं जिसकी वजह से वो रोटेट होना शुरू होती है, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर की वजह से। ठीक, टरबाइन रोटेट होना शुरू होगी जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट होगी, फिर वही काम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होना शुरू होंगी थ्रू आर्मेचर। ठीक, वो जाके डायनेमो में जाएंगी जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ठीक,
हाँ, और एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायनेमो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज करेगा? डायनेमो के काम दोनों ही होते हैं, ठीक। वो एम्पलीट्यूड भी बढ़ा सकता है कि कोई प्रोवाइडेड करंट में, ठीक, यानी वो करंट को कुल मिला के यूजफुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह वाटर एनर्जी से हम प्रोड्यूस करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इस यही यूज होता है, इससे ही लार्ज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिससे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। पहली चीज इसके क्या है? नो पॉल्यूशन क्रिएटिंग है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? नो पॉल्यूशन है, तो जिसकी वजह से, लेकिन नो पॉल्यूशन है उसके हिसाब से भी ये क्या है? कोस्टल एरियाज में हार्मफुल है। क्यों? रनिंग वाटर को एकदम से स्टॉप कर देंगे तब भी डैम क्रिएट हो जाएगा हाइट पे, तो वो रनिंग वाटर जब रोक देंगे तो जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और एडवांटेज भी है, क्या? फ्लड वगैरह को ये कंट्रोल कर लेता है। इसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कभी कभार किसी एरिया में बाढ़ आती है तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा पानी अपने में स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से फ्लड कॉजिंग परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ये क्या है? रिन्यूएबल है, ठीक है, रिन्यूएबल है। और इकोलॉजिकल बैलेंस भी इससे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर उसको हम स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? इकोलॉजिकल जो बैलेंस क्रिएट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी से अब ये काम कैसे करता है? जब हैवी न्यूक्लियस में बम्बार्ड करते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो वो क्या होता है? जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, लाइट न्यूक्लियस में, ठीक है। इसी तरह बम्बार्डिंग होती रहती है और न्यूक्लियस टूटते रहते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं, जिनका नंबर इंक्रीज होता रहता है, और जितनी बार टूटते हैं हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक। न्यूक्लियर फिशन मतलब टूटना, और टूटेगा तो क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग में देख ही चुके हैं, तो वही प्रिंसिपल यहाँ यूज होता है, लेकिन ये एनर्जी बहुत हाई अमाउंट की होती है, ठीक है। न्यूक्लियस हैवी होगा तो क्या होगा? एनर्जी भी बहुत स्टोर रहेगी, फिर वो जब स्प्लिट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी भी काफी होती है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं, 289, ठीक। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 289 यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कौन सा यूज होता है? यूरेनियम, ठीक। इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है और वर्किंग भी अच्छी है, एनर्जी भी सफिशिएंट अमाउंट प्रोड्यूस करता है, ठीक। इसमें होता क्या है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, हमेशा लेस रहता है किससे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक। और यही डिफरेंस आपको क्या देता है? एनर्जी, ठीक। इसी एनर्जी को हम यहीं से एक प्रिंसिपल आता है इक्वल्स टू mc², यानी जितना मास लॉस हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। और c क्या है? कांस्टेंट होता ही है, कांस्टेंट वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था,
जो यहाँ पूरी तरह एप्लीकेबल होगा। जितना मास लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये आपकी कंक्रीट वॉल है, ठीक। ये आपकी कैडमियम रॉड है, ठीक है। ये आपका ग्रेफाइट है, ये है आपका यूरेनियम, ठीक। अब इसकी एक केसिंग होती है, ठीक है, जिसमें 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं। यहां से कोल्ड एयर इन होती है और यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किस फॉर्म में, हॉट एयर फॉर्म में वो रिलीज होती है, ठीक। इसके आगे कनेक्टेड होता है आपका चैम्बर, ठीक। यहां से आपका वाटर इन हो रहा है, वाटर आउट, ठीक। फिर यहां से वाटर इन होगा और ये स्टीम आउट करेगा। आगे फिर वही टरबाइन, आर्मेचर, ठीक, और डायनेमो कनेक्शन। अब ये आपकी केसिंग हो गई, इसके अंदर एक चेंबर होता है जिसमें कैडमियम रॉड और यूरेनियम रॉड लगी रहती है। फिर क्या होता है, 2 यूरेनियम के बीच में ग्रेफाइट लगाया जाता है जिससे 2 यूरेनियम के बीच में रिएक्शन ना हो। फिर क्या होता है, U प्लस न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही है तो ये क्या हो रहा है, ये U1 U2 प्लस एनर्जी में टूट रहा है। फिर बम्बार्डिंग हो रही है तो ये U1 टूट रहा है, फिर U2 टूट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ यूरेनियम चेन में टूटते चले जाएंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है तो ये क्या करता है, इसके थ्रू जो कोल्ड एयर इन हो रही है ये पूरी हॉट हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कम करना रहता है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, इसलिए यहां से कोल्ड एयर इन करते हैं। और जो कोल्ड एयर कोल्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या होता है, हॉट एयर में के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक। वो हॉट एयर कहा जाती है यहाँ वाटर चेंबर में, ठीक है। वाटर चेंबर में जाएगी, फिर क्या होगा, वाटर चेंबर में जाने के बाद ये वाटर को हीट करेगी, वाटर हीट होगा तो क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। फिर वही स्टीम किसमें जाएगी, टरबाइन में, टरबाइन रोटेट होगी, आर्मेचर रोटेट होगा, करंट प्रोड्यूस होगी। फिर वही सेम चीज डायनेमो का यूज होगा, फिर आगे बैटरी में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक। इसकी एडवांटेज क्या है, लो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मतलब यूरेनियम कम से कम डालते हैं और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक। बहुत टाइम तक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी थोड़े से ही यूरेनियम में,
ठीक। और लिमिटेशंस भी है इसकी। ठीक, लिमिटेशन क्या है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन जो हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक, तो उसको डायरेक्टली ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं, फिर वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन खत्म होता है। अब देखते हैं कंजर्वेशन और आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का यूज क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है, अगर दो यूरेनियम के बीच में ग्रेफाइट रखी है, अगर नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की जगह न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगा। इसलिए ग्रेफाइट की डिफरेंस बनाई जाती है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, न्यूट्रल। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था हमने, इनर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन पहला आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, according to this law energy neither created nor destroyed, it can only be changed from one form to another। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में होता है, क्या होती हैं, आपस में कन्वर्टेबल होती हैं, लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी किसी भी एक सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम हम यूनिवर्स मानते हैं तो यूनिवर्स में भी क्या होती है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में मतलब डिफरेंट फॉर्म हो सकती है उसमें। यूनिवर्स के केस में सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें कंजर्वेशन क्या है, वही लॉ है, neither created nor destroyed can be changed from one form to another, जो कि होता ही है। क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही होगा, आपस में चेंज होती रहेंगी। ठीक, लेकिन क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, किस चीज का, एक बॉडी का। ठीक, बॉडी का एग्जांपल लेंगे। ऊपर से आपने एक बॉडी छोड़ी है, ये क्या हो गया है, ग्राउंड लेवल। ठीक, यहां से ये बॉडी आएगी, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसकी टोटल हाइट हो गई h, ये हो गया आपका x, तो ये बचा कितना, h माइनस एक्स। ठीक, h माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, हम हाइट से छोड़ रहे हैं, तो u इक्वल्स टू 0 होगा। b पे हम मान लेते हैं v1 होगा, u पे मान लेते हैं v हो। ठीक है, सारी असम्पशन हो गई है और बॉडी क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, यानी ज्यादा बाउंडेशंस नहीं है। अब A1 बाय 1 पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे क्या होगा, सारी की सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों,
वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी है तो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, हाइट और फोर्स, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब पॉइंट टू की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट टू, ठीक, एट पॉइंट बी। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है x, वो b पे आ गया यानी x डिस्टेंस कवर हो गई। अब ग्राउंड से बची कितनी h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इसके लिए हमें v की जरूरत है तो हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक। v स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2as v स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, 2as आ जाएगी। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, तो हम रख लेते हैं x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, इनिशियल जीरो, फाइनल क्या है, v1, ठीक। तो अब इसको इसमें रखते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ m 2ax, 2 से 2 कटा, बचा max, और ये क्या है, mgh माइनस एक्स। तो यहां देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh माइनस एक्स प्लस mgx, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, mgh और माइनस mgx, तो माइनस mgx और mgx कट जाएगा, बचेगा क्या, mgh, ठीक। फिर से आपको mgh मिल गया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो लास्ट पॉइंट में क्या होगा, पॉइंट सी। पॉइंट सी पे क्या हुआ, h जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक। v चाहिए तो हम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। u जीरो है, s क्या है, पूरी हाइट हो जाएगी तो h हो जाएगा, तो v स्क्वायर की जगह आपको क्या मिला, 2ah, ठीक, 2ah। और a क्या है, सॉरी यहां पे a क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फ्री फॉल हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, g, ठीक। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ 2gh और m, तो ये क्या बचा, mgh। तो आप देख रहे हैं तीनों पॉइंट पे क्या मिलेगी आपको, टोटल एनर्जी mgh, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, लेकिन क्या हो रही है, फॉर्म चेंज हो रही है बस, यानी टोटल एनर्जी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप उल्टा फेंकेंगे नीचे से ऊपर तो भी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, वो आप खुद करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। उल्टा भी फेंकेंगे तो वो भी वही होगी, करके देख लीजिएगा, पेपर में कभी कभी बोल देता है स्पेसिफिक मेथड की, जब ऊपर जा रही है तभी आप प्रूफ करके दिखाएं, तो वो भी आना जरूरी है। सेम यही प्रोसीजर होगा, बस कुछ डिफरेंट चीजें होंगी, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कंसीडर होगा, डिफरेंट चीजें होंगी, करके देखिएगा, सेम मेथड है।
अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये इधर गया बी मान लेते हैं, ये इधर गया सी मान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट h होगी, उतना ही इधर भी h। ठीक, हो गया। अब क्या होगा, पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि हाइट क्या है, जीरो है, h जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। यहां पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh। यहां पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। एट सी पॉइंट वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। सेम चीज यहां पे भी। अब यहां पे क्या होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी इधर गई। ठीक, यहां से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, कुछ वेलोसिटी से आपने छोड़ा तो वो वही जाके कन्वर्ट हुई किसमें, mgh में हुई। mgh में कन्वर्ट हुई तो ये हम कह सकते हैं जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी, पिछला जो हम प्रूव करके आए उससे हम बोल सकते हैं जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी दी वही आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब ये क्या हो गया आपका mgh, और यहां से क्या आएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। ठीक, तो v इक्वल्स टू √2gh, ये फॉर्मूला आता है यहां से। ठीक, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका एनर्जी डिग्रेडेशन। एनर्जी डिग्रेडेशन क्या होता है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है, तो आप 100% एनर्जी यूज नहीं कर सकते। ठीक, वो कुछ और फॉर्म में चेंज होगी, ज्यादातर किसमें चेंज होती है, हीट एनर्जी में। तो आपने जो यूज किया वो तो एनर्जी कंज्यूम हो गई, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में चेंज हुई जैसे हीट एनर्जी, उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो आपके लिए यूजफुल नहीं। तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन। जैसे हम बल्ब की बात करें तो आप केवल 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही यूज कर पाते हैं, 75% हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक, जो यूजफुल नहीं है। तो आप कहेंगे फिर पिछला लॉ फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, है तो एनर्जी का फॉर्म ही हीट एनर्जी भी। ठीक, हीट एनर्जी का फॉर्म है तो कांस्टेंट है ही है एक सिस्टम के लिए, वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रही है। हीट एनर्जी भी क्या है, एनर्जी। तो इस तरह क्या होता है, जो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती उसे हम बोलते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। ठीक, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, मशीन्स। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।